हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित पांडे। वेलकम टू इटर्नल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक और ग्रंथ से जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि स्पेक्ट्रम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस किया था। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें सोर्सेस एंड अप्रोचेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि 2 चैप्टर्स हैं इसमें। चैप्टर 1 है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड सेकेंड जो चैप्टर है वो है अप्रोचेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से शुरुआत करने वाले हैं। एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन मैं आपके साथ पढ़ता चलूँगा और आपका केवल एक काम है, पेपर और पेन लेके बैठिए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखते जाइए। ठीक है, मैं आपके साथ एक एक लाइन डिस्कस करता चलूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये पहला चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक एक लाइन आपके साथ पढ़ता चलूँगा और डिस्कस करता चलूँगा। शुरुआत करते हैं। An abundance of historical materials is available for studying India from the mid 18th century to mid 20th century। कहने का मतलब ये कि 1750 से लेकर 1950 तक के बीच के हिस्टोरिकल डेटा को पढ़ने के लिए, हिस्टोरिकल जो टाइम पीरियड था उसको पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल मटेरियल्स अवेलेबल हैं। इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन टू द आर्काइव्स। इन सब में जो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वो थे आर्काइव्स। तो अब सवाल है कि आर्काइव्स क्या होते हैं। तो आर्काइव्स रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यूजुअली प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दैट इज दोज डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड एज नेसेसरी पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी, दैट इज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशल और कमर्शियल। कहने का मतलब ये है कि उस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे जब हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था, उस वक्त उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे या फिर जो ऑफिसर्स थे उनके, या फिर किसी और भी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए, तो उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको हम आर्काइव्स बोलते हैं। ठीक है, उनके जो कलेक्शन थे उनको हम क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि दे आर यूनिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नॉट कॉन्शियसली रिटन और क्रिएटेड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फॉर टू अ फ्यूचर जनरेशन। कि फ्यूचर के लोगों को, जो आने वाली जनरेशन थी, उस वक्त पे ये सोच के नहीं बनाया गया था कि ये जो डेटा हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। ये जस्ट उन्होंने अपने काम के लिए, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बनाया था, ताकि हमको वो रिकॉर्ड जो है टाइम पे जब भी हमको ज़रूरत पड़े वो हमको मिल सकें। इसलिए नहीं बनाया गया था। जिस तरीके से कहानी और हमारे यहाँ कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं कि हमको कुछ जानकारी मिल सके, या कुछ लोग किताबें लिखते हैं जिससे कि हमको उस टाइम के डेटा का या फिर आने वाली फ्यूचर जनरेशन हमारे बारे में पढ़ सके, इस तरह से सोच के कुछ नहीं बनाया गया था रिकॉर्ड को, है ना। ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल यूनिक, और जैसे हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उस तरीके के रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्काइव्स। ठीक है, तो ये कोई मतलब ऐसा सोच के नहीं बनाया गया है कि फ्यूचर जनरेशन के पढ़ने के काम आएगा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो ऑफिसेस में मेंटेन की जाती हैं। अब भी आप ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि फ्यूचर वाले जो पढ़ें वो इससे इंस्पायर हो जाएं, या उनको पता चले कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए थे। तो आर्काइव्स आपको समझ आया। आर्काइव्स क्या हैं कि जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कलेक्शन है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा बनाए गए थे। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्काइव्स रिलेटिंग टू मॉडर्न इंडिया आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज द पेपर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एट वेरियस लेवल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जो आर्काइव्स के पार्ट्स थे, आर्काइव्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि वही सबसे वैलिड चीज़ें हैं जो उस वक्त पे गवर्नमेंट ऑफिसेस, क्योंकि अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे अलग, विलेजेस पे अलग और सेंटर पे अलग, स्टेट प्रोविंसेस में अलग जो गवर्नमेंट चलती थी, वहाँ के जो ऑफिसेस होते थे वो अपने अपने अलग अलग लेवल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। तो मेरे हिसाब से जो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है आर्काइव्स के लिए वो क्या होगा, वो होगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए थे। किसी की बातों पे भरोसा करके नहीं, जो ऑफिशियली जो मेंटेन किए गए रिकॉर्ड वो सबसे हम वैलिड आर्काइव मानते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600 टू 1857। आपको पता होगा 1608 में ब्रिटिश आ गए थे इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, और 1857 टिल द रिवॉल्ट ऑफ 1857 उन्होंने रूल किया, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेता है। When the British Crown took over the administration, it also kept a large variety of volumes of official records। तो जब ब्रिटिश क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेता है तो वो भी अपने अलग अलग लेवल पे
जो भी अलग अलग वेराइटी के वॉल्यूम्स ऑफ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करता है। जैसे आप बात करेंगे तो 1600 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही थी। उसी तरीके से 1858 से 1947 जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो गया तब तक जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ऑफिशियली इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह के जो रिकॉर्ड्स होते थे ऑफिशियली वो मेंटेन करते थे अलग अलग वॉल्यूम्स में। These records helps historians to trace every important development stage by stage and follow the processes of decision making and the psychology of policy makers। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, ये हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे वो उस टाइम के जो डेवलपमेंट था अलग अलग स्टेजेस पे उसको समझने के लिए, जो डिसीजन मेकिंग होती थी ऑफिसर्स के द्वारा, है ना, उसको समझने में, और जो डिसीजन मेकिंग होती थी उसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स होते थे, है ना, जो पॉलिसी बनाते थे इंडिया के लिए कि कैसा एजुकेशन होगा, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके पीछे का जो उनका साइकोलॉजी था, है ना, उसको समझने में भी हिस्टोरियंस को बहुत मदद मिलती है इन आर्काइव्स से, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से। तो आर्काइव्स का मतलब आप सीधा सीधा समझे कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे उनको हम बोलते थे आर्काइव्स हैं। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज, जैसे कि द पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, आर द ऑल्सो यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि मैंने कहा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में और भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, यूरोपियन पावर्स, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि पोर्चुगीज़ के जो रिकॉर्ड्स होंगे ऑफिशियल, जो डच के रिकॉर्ड्स होंगे, जो फ्रेंच के रिकॉर्ड्स होंगे, जो उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह के साथ या फिर जो ट्रीटी वगैरह साइन की बैटल्स होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमको 17th और 18th सेंचुरी की हिस्ट्री को बनाने में बहुत सारा मदद करते हैं। दे आर प्राइमरीली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री बट मच कैन बी गेदर फ्रॉम देम अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप एज वेल। ठीक है, तो प्राइमरीली अगर बात करेंगे इनकी और अदर यूरोपियन पावर्स की, तो इनके जो डेटा है वो हमको इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं, पर कुछ जानकारी हमको इनके पॉलिटिकल जो सेटअप था उसके भी बारे में हमको मिलती है, क्योंकि शुरुआत जो ज़्यादातर जो अदर यूरोपियन पावर्स थी वो इकोनॉमिकली हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बट कुछ ऐसे भी थे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंच का बैटल हुआ, कई सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, पोर्चुगीज़ ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, डच ने भी लड़ी। तो उसके बाद जो हमको पॉलिटिकल जो हिस्ट्री मिलती थी कि उन्होंने क्या कब्जा किया या कौन हारा किस बैटल में, उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई, तो इससे हमको पॉलिटिकल डेटा भी हमको मिलता है। देयर आर ऑल्सो मेनी कंटेम्प्रेरी एंड सेमी कंटेम्प्रेरी वर्क, जैसे कि मेमोयर्स हो गए। मेमोयर्स का मतलब होता है जीवनी, किसी की बायोग्राफी। ठीक है, तो बायोग्राफी एंड ट्रेवल अकाउंट्स, जो जैसे कि बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं उन्होंने जो लिखे अकाउंट्स विच गिव्स अस इंटरेस्टिंग एज वेल यूजफुल ग्लिम्पसेस इनटू द हिस्ट्री ऑफ 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये हमारे पास और भी मटेरियल्स जिसको हम मेमोयर्स, बायोग्राफीज और ट्रेवल अकाउंट्स, इसके रूप में भी हमको बहुत सारी जानकारी उस टाइम की हिस्ट्री की मिलती है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो लगभग 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में आते हैं, वो भी हमको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस टाइम पीरियड का 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था और इंडियन सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी हमको इससे मिलती है। तो आपको यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें पता हो चुकी होंगी, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के अदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज, उनके रिकॉर्ड्स, उसके बाद मेमोयर्स, बायोग्राफीज, ट्रैवल अकाउंट्स, और उसके बाद अभी हमने बात की जो वो होंगे न्यूज़पेपर और जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अदर सोर्सेस ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि जिसमें ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब ये है कि कोई उस टाइम का लीडर है जिन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में अभी तक है हमारे पास। क्रिएटिव लिटरेचर, है ना, क्रिएटिव लिटरेचर का मतलब जो कहानियाँ लिखी गई, जैसे इंडिया में नेशनलिज्म जब आया 1857 के बाद, तो वहाँ पे लोगों ने जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, वहाँ पे जो किताबें लिखी गई, जो पेंटिंग्स बनाई गई, जो लिटरेचर लिखे गए, कविताएं लिखी गई, है ना, तो इन सब से भी हमको काफ़ी ज़्यादा जानकारी उस टाइम की मिलती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं आगे। इसके आगे अगर बात करें तो आर्काइवल मटेरियल्स यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। दूसरा जो है वो बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स। तीसरा जो है वो है रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, जो उनके नीचे काम करती हैं। और चौथा जो है वो है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर प्राइवेट आर्काइव्स एंड आर्काइवल सोर्सेस अवेलेबल अब्रॉड। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो प्राइवेट आर्काइव्स भी हैं कुछ हमारे पास। ये सारे टर्म्स हम देखेंगे एक एक करके कि ये क्या है।
ठीक है, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो तो यहाँ तक नोट करते जरूर चलिएगा मेरे साथ। तो प्राइवेट आर्काइव्स और जो सोर्सेस हमारे पास, जो आर्काइवल मटेरियल्स हमारे पास बाहर है ना, हमारे देश में नहीं, जो बाहर रखे हुए हैं है ना, वहाँ के भी वो भी हमारे पास आर्काइव्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, आगे चलें। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। तो द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली कंटेन्स द मोस्ट आर्काइव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। जो लगभग जो सबसे ज़्यादा जो हमारे मोस्ट आर्काइव्स होंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो हमको कहाँ मिल जाएंगे? न्यू दिल्ली में द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में मिल जाएंगे। दिस प्रोवाइड्स ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स मटेरियल्स ऑन वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो बहुत सारी ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेस हमको मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। द रिकॉर्ड्स विद द नेशनल आर्काइव्स कम अंडर द वेरियस ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेक्रेटेरिएट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो हमको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ग्रुप्स द्वारा ये हमको जानकारी जो है वो मिल जाती है, और कई सारे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेक्रेटेरिएट के अंदर ये हमको देखने को मिलता है। दिस हैपेंड एज वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांचेस, पब्लिक और जनरल, रेवेन्यू, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सेक्रेट, कमर्शियल, जुडिशियल, एजुकेशन, एक्स्ट्रा, एज अ सेपरेट सेट ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स वॉज केप्ट फॉर ईच ऑफ दिस ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स। तो आप जैसे कि देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अलग अलग जो है काम, वो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कैटेगरीज में बांट के रखते थे। जैसे पब्लिक और जनरल के लिए उनके पास अलग डेटा रहता था, रेवेन्यू के लिए अलग रिकॉर्ड्स रहते थे, पॉलिटिकल जो डेटा होता था वो अलग रखा जाता था, मिलिट्री का अलग, सेक्रेट का अलग, कॉमर्शियल अलग, जुडिशियल अलग, एजुकेशन का जो डेटा होगा वो अलग रखा जाएगा और अलग ऑफिशियल्स उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे पास अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो एक जगह पे इकट्ठा किए हुए मिलते हैं। एंड अ सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वाज केप्ट और ईच ऑफ दिस ब्रांचेस और डेवलप डिपार्टमेंट, जो हमने बात की कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वो अपना रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करते थे। आगे बात करें। ठीक है, आगे with the appointment of the James Renal as the first Surveyor General of Bengal in 1767, the Survey of India began to significantly map the unknown regions of the country and its bordering land। तो आपको ये नोट कर लेना है कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो थे सर जेम्स रेनल, जिनको अपॉइंट किया गया था 1767 में। जिसके बाद हमने जो इंडिया की मैपिंग है वो उसको भी मैप करना शुरू किया और बॉर्डर करना शुरू किया लैंड्स को। ठीक है, The records of Survey of India as well as the journals and memoirs of the surveyors provide valuable information not only the geographical matters but also the contemporary socio-economic conditions and other important historical aspects। तो जो गवर्नमेंट जो भी जनरल होते थे, सर्वेयर जनरल जो भी होते थे, उनके जो जर्नल्स हैं और मेमोइर्स मतलब उनकी जो जीवनी है, उससे हमको बहुत सारा डेटा मिलता है, ना सिर्फ जियोग्राफिकल मैटर्स के बारे में जो उन्होंने बॉर्डर किए लैंड वगैरह का, उसके बस केवल उसके नहीं, बल्कि उस वक्त के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे और भी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स थे, उनसे भी काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं इनके जीवनी से और इनके जर्नल से। द प्रोसीडिंग ऑफ पब्लिक, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड एम्पल डेटा फॉर स्टडिंग द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज। ठीक है, तो उस वक्त के हम बात करेंगे अगर, तो जो प्रोसीडिंग्स होती थी पब्लिक, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स की, उनके माध्यम से हमको उस टाइम के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके जो सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज़ होती थी, उसका बहुत सारा डेटा हमको इनकी प्रोसीडिंग से मिलता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ पे एक नोट जरूर कर लेना कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो कौन थे? 1767 में उनको अपॉइंट किया गया, जेम्स रेनल को। आगे बात करें, चलिए आगे अगर बात करें तो द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल आर मेंशन्ड इन द एजुकेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल आर्काइव्स। तो जो सेंट्रल आर्काइव्स का जो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है, उसमें हमको जो एजुकेशन सिस्टम था और जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पे कॉलोनियल रूल में, उसकी जानकारी हमको एजुकेशनल रिकॉर्ड से मिलती है जो सेंट्रल आर्काइव्स के अंदर रखा गया है। द पेपर्स बियरिंग ऑन द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट वर द पार्ट ऑफ द पब्लिक सीरीज ऑफ द होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, बट इन 1907 अ न्यू सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स होम पॉलिटिकल वॉज स्टार्टेड टू डील एक्सक्लूसिवली विद द पॉलिटिकल एंड कम्युनल इशूज़। तो आपको बता दें कि जो हमारे पास जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना, उसका इमरजेंस जो हुआ वो 1907 से पहले उसके लिए अलग रिकॉर्ड था जिसका नाम था होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो पब्लिक सीरीज़ के अंदर आता था, पर 1907 के बाद वो एक और नया रिकॉर्ड बनाया गया उस चीज़ को अलग से दिखाने के लिए, जिसका नाम हुआ होम पॉलिटिकल। ठीक है,
तो उस होम पॉलिटिकल के अंदर जो हमारे पास पॉलिटिकल और जो कम्युनल इश्यूज हुए, यानी जो मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुए, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो 1907 से पहले होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर रखा जाता था नेशनलिस्ट मूवमेंट को, और 1907 के बाद है ना, उसका जो रिकॉर्ड्स है वो होम पॉलिटिकल के अंदर इनको रखा जाने लगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। The records of Reforms Office are very useful for an analytical study of the constitutional development from 1920 to 1937। तो जो रिकॉर्ड्स ऑफिस है ना, रिकॉर्ड्स है रिफॉर्म्स ऑफिस का, तो रिफॉर्म्स ऑफिस का जो रिकॉर्ड है वो हमको एक एनालिटिकल स्टडी करने में मदद करता है। जो भी 1920 से लेकर 1937 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए उनको स्टडी करने के लिए। तो रिफॉर्म्स ऑफिस का डेटा किसके साथ डील करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो भी पीरियड कब से कब तक का, 1920 से लेकर 1937 तक। यहाँ दो चीज़ याद रखनी है आपको। तो पॉलिसी जो एजुकेशन के लिए बनी उसका हमको मिलता है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स के अंदर। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो 1907 से पहले होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर रखे जाते थे, पर 1907 के बाद होम पॉलिटिकल नाम का एक नया रिकॉर्ड, नई सीरीज शुरू की गई, उसके अंदर इसको रखा जाने लगा। और जो रिफॉर्म्स ऑफिस है वो किससे डील करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से डील करता है 1920 से लेकर 1937 के बीच में जो भी हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। बात करें स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्काइव्स की, तो द सोर्स मटेरियल्स इन द स्टेट आर्काइव्स कंप्राइजेस द रिकॉर्ड्स ऑफ। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्काइव जो होंगे उनके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे, तो पहली जो चीज़ होगी वो द फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी प्रोविंसेस थे उनके रिकॉर्ड्स। द अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर 1947। तो 1947 के बाद जो और भी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको इंडिया में मिलाया गया, जोड़ा गया, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमको स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्काइव्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें कि द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस अदर दैन दोज ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भी और भी फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन थे, मतलब जो भी और अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था अदर यूरोपियन पावर्स का, उनका जो डेटा है वो भी हमको कहाँ मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज इंडियन पावर्स विच वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, है ना। इसके अलावा जो ब्रिटिश द्वारा जो और भी इंडियन पावर्स थी, जो और भी किंगडम्स थे, जो वो राज्य जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अधीन लाया, अपने उनके ऊपर कब्जा किया, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमको बहुत सारा मटेरियल देखने को मिलता है। जैसे कि द आर्काइव्स ऑफ किंगडम ऑफ लाहौर, है ना, पॉपुलरली नोन एज खालसा दरबार। तो जो भी किंगडम ऑफ लाहौर का जो डेटा है ना, 1800 से लेके 1849 तक, उनका जो रिकॉर्ड्स है वो भी हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर ये डेटा आते हैं, आपको याद रखना है। तो कौन कौन आएगा, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस वो वाले जो पहले थे, और दूसरा जो 1947 के बाद जो प्रोविंसेस हमने इन्हें इंडिया में मिलाए उसकी डेटा हमको स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर मिलते हैं। जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश के अलावा था हमारे इंडिया में, उसका डेटा, और इसके अलावा जो इंडियन पावर्स जिनको ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लिया उनका डेटा, ये सब किसके अंदर में आएंगे, वो सब आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर में। ठीक, चलिए एक करके पढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ प्री ब्रिटिश पब्लिक आर्काइव्स इन इंडिया इज द पेशवा दफ्तर हाउस्ड इन एलियनेशन ऑफिस। कहाँ पे है, पुणे में। तो एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन की बात करेंगे तो वो कहाँ है, पेशवा दफ्तर हाउस्ड इन एलियनेशन ऑफिस, कहाँ पे है वो, पुणे में। तो पेशवा दफ्तर कोई पूछे कहाँ पे है तो पुणे में है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है डेटा का। इट फॉर्म्स द मोस्ट वैल्यूएबल सिंगल सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मराठा हिस्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर द फॉल ऑफ पेशवाज। तो पेशवाज के फॉल से पहले, यानी उनके बिखरने से पहले के लगभग एक शताब्दी पीछे, मतलब 100 सालों का लगभग जो मराठा हिस्ट्री का डेटा है वो हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको मिलता है पेशवा दफ्तर पुणे से। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट, जैसे कि राजस्थान, जयपुर, जो राजस्थान के एरिया के जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट से है ना, जैसे जयपुर था, बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, एक्सेट्रा, ये सब जो थे इनका जो डेटा है वो हमको मिलता है राजस्थान स्टेट आर्काइव से, जो कहाँ पे है, बीकानेर में है। ठीक, सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ डोगरा रूल, डोगरा रूल कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था 1846 में। उनका जो डेटा है वो हमको मिल जाता है कहाँ पे, जम्मू में। ठीक, द अदर सिग्निफिकेंट आर्काइव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, जैसे कि ग्वालियर का डेटा हो गया, इंदौर का डेटा हो गया, भोपाल का डेटा हो गया, रीवा का डेटा होगा, तो ये सब कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। त्रावणकोर और कोचीन का जो डेटा है वो हमको मिलेगा केरला में। मैसूर जो प्रिंसली स्टेट था उसका डेटा जो हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में। और कोल्हापुर का डेटा जो है हमको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके डेटा वो किस स्टेट में है ये हम लोगों ने जान लिए। ये नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेट आर्काइव्स के बाद अगर बात करें तो हम 3 प्रेसिडेंसीज की जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। द अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ फोर्ट विलियम्स, जिसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, वर लॉस्ट ड्यूरिंग द सैक ऑफ कलकत्ता इन 1756, बट द आर्काइव्स ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी आफ्टर द ब्रिटिश victory at Plassey have survived more or less in the complete series, which are partly available in the National Archives of India and partly in the State Archives of West Bengal। तो आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, मान लीजिए 1756 का वो टाइम था, ठीक है। फिर 1756 में जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने कोशिश किया कि बंगाल को ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो उसने कोशिश की। इस कोशिश में जो 1756 के पहले का जो डेटा था बंगाल प्रेसिडेंसी का, वो लगभग डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जीत जाती है। तो उसके बाद जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद का जो डेटा है या ट्रीटी के जो डेटा हैं, उस बैटल के बाद का जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है लगभग पूरा कंप्लीटली, है ना। तो ये 2 हिस्सों में अवेलेबल है। कुछ डेटा हमारे पास नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली में है, और कुछ डेटा जो है वो स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में है। द रिकॉर्ड्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी बिगिन फ्रॉम ईयर 1670 एंड इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो डेटा है उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी शुरुआत जो होती है वो 1670 से होती है। इनमें जो डेटा है उनमें आपको मिलेगा क्या, उनमें मिलेगा आपको फोर्ट जो सेंट जॉर्ज था उनके जो गवर्नर थे और उनकी जो काउंसिल थी उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। इन दिस रिकॉर्ड्स देयर आर प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बियरिंग द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर इन द साउथ एंड इन द डेक्कन, इंक्लूडिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल एंड द इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर इंडियन पावर्स। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के इन रिकॉर्ड्स में हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डेक्कन में या फिर साउथ में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के उभरती है, और साथ ही साथ एंग्लो फ्रेंच जो स्ट्रगल होता है उसके भी बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे मिलती है। साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है साउथ में रहने वाली और भी इंडियन पावर्स जो थी, जैसे मैसूर था, तो ऐसे जो भी इंडियन पावर्स थी उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी भी जानकारी हमको मद्रास प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स से देखने को मिलते हैं। द आर्काइव्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हाउस्ड इन महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो आर्काइव्स हैं वो कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस में रखे गए हैं, जो कहाँ पे है, मुंबई में है। आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो लगभग जानकारी जो मिलती है मद्रास जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो आर्काइव्स हैं उनके जो हमको डेटा मिलता है उनसे हमको कहाँ के हिस्ट्री का पता चलता है, तो वेस्टर्न इंडिया के, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, और साथ ही साथ जो कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो कन्नड़ भाषी ज़िले हैं, जो पुराने पहले जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे और 1956 में जिन्हें हम मैसूर के अंदर, ठीक है, 1956 में मैसूर के अंदर जिन्हें जोड़ दिया गया, वो कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट के भी जो डेटा हैं, जो आर्काइव्स हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज के इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन कौन से? बंगाल प्रेसिडेंसी का डेटा जो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, और कुछ मिलेगा वेस्ट बंगाल के स्टेट जो आर्काइव्स है उसके अंदर। मद्रास प्रेसिडेंसी का डेटा वो हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको मिलेगा मद्रास के अंदर, ठीक है, वो हमको, ठीक है, यहाँ मिलेगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो डेटा है वो हमको मिलेगा मुंबई के अंदर। समझ आया? ठीक। तो ये डेटा हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज का है। आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। और अब बात करते हैं जो और यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई उनके आर्काइव्स का क्या। द आर्काइव्स रिलेटेड टू द पोर्चुगीज प्रिजर्व्ड इन गोवा मेनली बिलोंगिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1700 to 1900 आर वेरी वैल्यूएबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ पोर्चुगीज पोजीशन इन इंडिया। तो जो पोर्चुगीज से रिलेटेड जो आर्काइव्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो मिलेंगे आपको गोवा में। किस पीरियड के दौरान? तो 1700 से लेके 1900 तक के जो पीरियड के जो हमारे आर्काइव्स हैं पोर्चुगीज़ के, वो उन्होंने जो पोजीशन किए गोवा में वो हमको मिलते हैं गोवा में, ठीक। द ऑर्डर्स एंड डिस्पैचेस फ्रॉम लिस्बन रिसीव्ड इन गोवा एंड द रिस्पॉन्सेस एंड रिपोर्ट्स डिस्पैच फ्रॉम इंडिया टू पोर्तुगाल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मटेरियल्स अमंग द पोर्चुगीज आर्काइव्स। तो जो भी ऑर्डर्स वगैरह जो आते थे लिस्बन से वो हमको रिसीव कहाँ होते थे, गोवा में, पुर्तगाल की तरफ से।
और जो यहाँ से ऑर्डर्स जाते थे वो चले जाते थे पुर्तगाल, इंडिया से वो भी जाते थे गोवा से। तो लगभग जो पोर्चुगीज़ का जो सेटलमेंट था, जो उनका फोकस एरिया था, वो था गोवा के आसपास का। डच रिकॉर्ड्स ऑफ कोचिन एंड मालाबार आर इन द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस एंड जो ऑफ चिंसुरा इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो डच रिकॉर्ड्स कहाँ के, कोचिन और मालाबार के जो डच रिकॉर्ड्स थे वो हमको देखने को मिलते हैं मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में, और चिंसुरा का जो रिकॉर्ड है डच का, वो हमको देखने को मिलता है आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर। फ्रेंच आर्काइव्स ऑफ चंद्रनगर एंड पौंडीचेरी है ना, जो अब पुडुचेरी बन चुका है, वर टेकन टू पेरिस बाय फ्रेंच अथॉरिटीज़ बिफोर दे रिलिंक्विश्ड दीज सेटलमेंट्स। तो फ्रेंच जी के जो आर्काइव्स हैं चंदेरनगर के और पौंडीचेरी के, दोनों जगहों के जो आर्काइव्स हैं वो फ्रेंच अथॉरिटीज़ द्वारा यहाँ से पेरिस भेज दिए गए। इसके बाद अगर बात करें तो डेनिश के जो पोजीशंस है, द आर्काइव्स ऑफ डेनिश पोजीशंस वर आल्सो ट्रांसफर टू कोपेनहेगन when the Danes sold Trankebar and Serampore to English East India Company in 1845। तो 1845 में दो अपने सेटलमेंट ट्रांकेबार और सेरमपुर, जो इनका मेन सेटलमेंट हुआ करते थे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिए, और जो सारा डेटा जो आर्काइव्स था वो चला गया कोपेनहेगन में। द रिमेनिंग डेनिश रिकॉर्ड्स मेनली रिलेटेड टू ट्रंकबार, जो 1777 से लेकर 1845 तक का था, वो अब भी हमारे पास मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में रखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो डेटा है अदर यूरोपियन पावर्स का, ये आपको मिलेगा। पोर्चुगीज़ का रखा हुआ है गोवा में, है ना। डच का जो रखा हुआ है वो हमको दिखता है मद्रास रिकॉर्ड्स ऑफिस में, और चिंसुरा का दिखता है वेस्ट बंगाल में। फ्रेंच वाले अपना लेके चले गए, डेनिश कुछ लेके चले गए हैं ट्रंकेबार और सेरमपुर का, और बाकी जो ट्रंकेबार से 1777 से लेकर 1845 का जो डेटा है वो हमारे पास मिलता है मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। ठीक है, यहाँ है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते जरूर चलिएगा मेरे साथ, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स की। हाउस इन द मद्रास रिकॉर्ड्स ऑफिस द आर्काइव्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज बिगिनिंग फ्रॉम 1689 आर द अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्काइव्स। तो जुडिशियल आर्काइव्स में सबसे पुराना जुडिशियल आर्काइव्स की बात करें तो वो फोर्ट सेंट जॉर्ज के मेयर्स कोर्ट का है, जो 1689 में शुरुआत हुई उसकी, और वो अब कहाँ पे मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। द प्री प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट विलियम हैव बीन लॉस्ट। जैसे हमने बात की, सिराजुद्दौला ने अटैक किया तो 1756 वाला जो डेटा था वो पहले का, वो सारा डेटा बंगाल का ख़त्म हो चुका था। बट दोज फॉर द ईयर्स 1757 to 1773 आर केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट अलॉन्ग विद द आर्काइव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल 1774 to 1861। तो आपको पता होगा कि 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि 1757 से लेकर 1773 वहाँ तक का जो जुडिशियल रिकॉर्ड है फोर्ट विलियम का, वो हमको मिलता है, और उसके बाद 1774 से लेकर 1861 यहाँ तक का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल का जो रिकॉर्ड है, वो हमको दोनों रिकॉर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। सिमिलरली मेयर्स कोर्ट एट बॉम्बे का डेटा जो 1728 में इस्टेब्लिश हुआ, वो हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको मिलेगा महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, जिसके पास बॉम्बे रिकॉर्डर्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के आर्काइव्स भी देखने को मिलते हैं, उनकी कस्टडी भी उन्हीं के पास है। अपार्ट फ्रॉम कंटेनिंग द प्रोसीडिंग्स एंड माइन्यूट्स, दिस कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेन्स कॉपीज ऑफ विल्स, प्रोबेट्स एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच आर यूजफुल फॉर जीनियोलॉजिकल स्टडीज। जीनियोलॉजिकल का मतलब होता है वंशावली, ठीक है, एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस रिस्पेक्टिव रीजन्स। तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स की मदद से हमारे उस वक्त के बिल्स हैं, प्रोबेट्स हैं, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जुडिशियल जो भी कोर्ट्स वगैरह में घूमे, ठीक है, उसके बाद जीनियोलॉजिकल स्टडीज़, और साथ ही साथ जो सोसाइटी का स्टेट था उसमें और जो इकोनॉमिक कंडीशंस था, इसकी भी जानकारी हमको जुडिशियल रिकॉर्ड्स की मदद से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिकॉर्ड्स किस तरह से हेल्प करेंगे आपने देख लिया। अब बात करते हैं पब्लिश्ड आर्काइव्स की। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्काइवल पब्लिकेशंस आर द पार्लियामेंट्री पेपर्स which include many excerpts from the records of East India Company and the Government of India under the Crown। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी पार्लियामेंट्री पेपर्स के अंदर जो हमको रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रिटिश क्राउन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड या उस समय के इंडिया के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाए जा रहे थे उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स, जो पेपर्स हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो जो रिकॉर्ड्स थे वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल साबित होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। द रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमिटीज, वेरियस रॉयल कमीशंस constituted on specific subjects like education, civil reforms and famines, and the parliamentary debates on the Indian empires are indispensable. Indispensable का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब बहुत आवश्यक, है ना। तो जो भी रिपोर्ट्स थे पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमिटीज़ के, जो भी कमिटीज़ बनाई जा सके, जैसे आपने हंटर कमीशन के बारे में सुना होगा, मकाले कमेटी के बारे में सुना होगा, है ना। तो एजुकेशन से लेकर सिविल रिफॉर्म से रिलेटेड, फेमाइज जो अकाल पड़ते रहते थे उनसे रिलेटेड जो भी कमिटीज़ बनाई जाती थी, और या फिर उनसे रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते थे, वो जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, द वीकली गैजेट्स पब्लिश बाय द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो सर्व्स एज यूजफुल सोर्स मटेरियल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो इंडियन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, ठीक है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती थी और जो वीकली गजेट्स निकलते थे, वीकली गजेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों निकालती थी, उनका जो डेटा है हमारे पास उस वक्त का, साथ ही साथ जो कलेक्शन है लॉज और रेगुलेशंस का, है ना, टाइम टू टाइम पे जो निकलता रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट आर्काइव्स की। प्राइवेट आर्काइव्स कंप्राइजेस पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑफ नोट्स who played a significant role in the development of modern India। तो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा लिखा गया जो पेपर्स वगैरह होते थे, जो उनके नोट्स वगैरह होते थे, वो हमको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए। द पेपर्स ऑफ एमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर हाउस्ड इन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हमारा था 1857 वाला, उससे रिलेटेड जो भी लीडर्स थे उनके जो पेपर्स हैं जो उन्होंने लिखे वगैरह, तो और उसके साथ साथ जो आप बात करेंगे तो एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे, वो हमको देखने को मिलेंगे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली। तो यहाँ पे देखने को हमको मिलेंगे। साथ ही साथ द आर्काइव्स ऑफ बैंक्स, बिजनेस हाउसेस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। तो जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे उसके लिए जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है? तो आर्काइव, जो बैंक के आर्काइव्स थे, बिजनेस हाउसेस के आर्काइव्स थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आर्काइव्स थे, तो ये हमको इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं कुछ फॉरेन रिपोजिटरीज की। मतलब फॉरेन रिपोजिटरीज का मतलब ये है कि जो यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, वो जब यहाँ से गई तो उनके पास भी बहुत सारा डेटा हमारा था, ठीक है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो पढ़ के देखते हैं। अ वास्ट बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज अवेलेबल इन द रिपोजिटरीज ऑफ erstwhile imperialist powers who ruled in different parts of the Indian subcontinent as well as in some other countries। तो उस वक्त जो कॉलोनाइजेशन का जो दौर चला था, उसमें जितने भी जो यूरोपियन पावर्स थी, है ना, जो इंडिया में आए, जैसे मान लो डच आए और फ्रेंच आए, पोर्चुगीज़ आए, तो इन लोगों के जो रिकॉर्ड्स यहाँ से भेजे जाते थे, तो यहाँ तो रखे गए तो वो तो ठीक है, यहाँ से जो बाहर गए रिकॉर्ड्स तो उनकी कंट्रीज़ में भी तो रखे गए, वहाँ से जो हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं फॉरेन रिपोजिटरीज, ठीक है। इन इंग्लैंड द ऑफिस ऑफ द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, जो कि लंदन में है, एंड द रिकॉर्ड्स केप्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम आर वेरी वैल्यूएबल। तो दो जगह, इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स जो लंदन में है, और ब्रिटिश म्यूजियम, ये दो जगहों से हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं इंडिया से रिलेटेड। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स पोजेसेस वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि माइन्यूट्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके रिकॉर्ड्स, वेरियस कमिटीज़ जो टाइम टू टाइम बनाएगी उनके रिकॉर्ड्स, द माइन्यूट्स एंड करस्पॉन्डिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, इनके रिकॉर्ड्स, है ना। या फिर बात करें तो रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द इंडिया काउंसिल, इन सब से जो संबंधित रिकॉर्ड्स हैं वो हमको मिलते हैं द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, जो कि लंदन में है, उसके अंदर। द ब्रिटिश म्यूजियम पजेसेस कलेक्शन ऑफ पेपर्स, जैसे किसके पेपर्स? तो ब्रिटिश वाइसराय से रिलेटेड जो भी पेपर्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करते थे, और साथ ही साथ जो अदर हाईली रैंक्ड सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनको इंडिया में भेजा गया था, उनके जो पेपर्स थे, उनके जो कलेक्शन हैं पेपर्स के, वो कहाँ रखे गए हैं? वो रखे गए हैं ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर। आगे बात करें द आर्काइव्स ऑफ मिशनरी सोसाइटीज़, फॉर इंस्टेंस द चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन,
प्रोवाइड इंसाइट इनटू द एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो भी मिशनरी सोसाइटी इंडिया में आई लंदन से, है ना, जैसे मान लीजिए कि चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का इन्होंने एग्जांपल दिया, तो वो हमको उस समय के एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में था उसके बारे में बताता है। द आर्काइव्स नेशनली पेरिस एंड द आर्काइव्स ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर्स हैव रिकॉर्ड्स दैट थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच पोजेशंस एंड एज वेल एज द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस। तो आर्काइव्स नेशनली, जिसका नाम है जो कहाँ पे है, पेरिस में है, और जो आर्काइव्स ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, कॉलोनीज एंड वॉर के, वहाँ उनसे हमको मिलता है फ्रेंच के पोजीशंस का इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो द रिकॉर्ड्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स हमको कहाँ मिलेंगे, स्कॉलरशिप द हेग में। इसके अलावा डेनिश और पोर्चुगीज़, इन दोनों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे गए हैं कोपेनहेगन और लिस्बन में रिस्पेक्टिवली, है ना। तो डेनिश के रखे गए हैं कोपेनहेगन में और पोर्चुगीज़ के आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे लिस्बन में। अपार्ट फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ यूरोपियन नेशंस, द आर्काइव्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान आर ऑफ अटमस्ट इम्पॉर्टेंस। ठीक है। तो आर्काइव्स हमने बात की यूरोपियन नेशंस की, साथ ही साथ आपको याद होगा कि पहले तो पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, है ना। तो वहाँ के जो आर्काइव्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस, लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस, है ना, पेशावर रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन सिंध एट्सेट्रा, ये सब के जो रिकॉर्ड्स हैं गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजनल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिसाइड्स शेडिंग लाइट ऑन इंडियाज रिलेशन विथ अफगानिस्तान, है ना, ईरान और अदर नेबरिंग कंट्रीज इन द कॉलोनियल एरा। तो वो हमको रीजनल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ जो अगर हमारे आसपास के जो नेशंस थे, अफगानिस्तान, ईरान और भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनके बारे में भी बताते हैं जो कॉलोनियल एरा में हमारे आसपास थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट उस सेकंड पार्ट में ही ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ। हम ऐसे ही कंप्लीट एक एक लाइन, हर एक लाइन में आपके साथ डिस्कस करूँगा और कंप्लीट स्पेक्ट्रम हम ख़त्म कर देंगे मॉडर्न इंडिया। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।